आप जानते हैं कि परमाणु के बारे में वैशेषिक नामक पुस्तक जानते हैं कि सांख्य दर्शन में इसके बारे में क्या क्या बताया गया है, क्या है। साथियों, हमें जब भी हम डाल्टन की बात करते हैं तो अलग अलग भागों में तोड़ा जा सकता है, इसको विभाजित किया जा सकता है। वैशेषिक नामक पुस्तक में महर्षि कणाद ने बताया था। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि क्या महर्षि कणाद ने सिर्फ परमाणु नाम दिया था कि और भी कुछ बताया था। हमें तो सिर्फ उतना ही पढ़ाया गया, उसके आगे की कहानी। साथियों, वैदिक रसायन के अनुसार अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि जो परमाणु हैं वो कणाद मुनि के अनुसार परम अणु को कहते हैं। परम अणु ये होता है इसका शाब्दिक अर्थ। परम अणु, परम मतलब सबसे छोटा, अणु मतलब कण, तो परमाणु का मतलब हो गया परम अणु, जिससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। अब कितना छोटा, उन्होंने इसकी भी व्याख्या करी कि इतना छोटा है कि इसको पांचों ज्ञानेंद्रियों से महसूस नहीं किया जा सकता। अब बात यह आती है कि पांच ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं। पांच ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी हैं? तो भैया पांच ज्ञानेंद्रियां क्या हैं? तो सबसे पहले हो गया नाक, आंख, कान, त्वचा और जीभ। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम इस परमाणु यानी परम अणु को महसूस ही नहीं कर सकते। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम इसकी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। उन्होंने कहा यह इतना छोटा है कि ना तो हम इसे नाक से सूंघ सकते हैं, ना ही आंख से देख सकते हैं, और ना ही कान से इसकी आवाज सुन सकते हैं, और ना ही इसका हम जीभ में रखने के बाद कोई स्वाद बता सकते हैं। मतलब इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के परे बताया कि यह बहुत ही छोटा है, बहुत ही सूक्ष्म है। और दूसरी बात बताया कि यह अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, यह इतना छोटा है। और चलते हैं अब आगे की कहानी। तो परमाणु कौन है? परमाणु मतलब परम अणु, सबसे छोटा अणु, जिसे हम पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस नहीं कर सकते। अब आगे आते हैं। फिर उन्होंने कहा जो परमाणु है, ये परमाणु कोई एक नहीं, परमाणु कई प्रकार के होते हैं। उन्होंने बताया कि जो परमाणु हैं ये कई प्रकार के होते हैं। परमाणु कई प्रकार के हैं। कौन कौन से? जैसे जल के परमाणु, जल के परमाणु, जल के परमाणु, इनको उन्होंने नाम दिया कि जो जल के परमाणु हैं उनको कहा जाता है, जल के परमाणुओं को वारुण। उन्होंने वारुण कहा कि भैया जल के परमाणु होते हैं। वायु के परमाणु, वायु के परमाणु, उन्होंने बताया कि वायु के परमाणु होते हैं। ठीक है, जल के परमाणु, वायु के परमाणु, इनको उन्होंने वायव्य कहा। वायव्य, क्या कहा? वायव्य। फिर उन्होंने बताया तेज के परमाणु, तेज यानी कि अग्नि के परमाणु, अग्नि के परमाणु, अग्नि के परमाणु, जिसको उन्होंने तेजस नाम दिया, तेजस नाम दिया। और उसके बाद पृथ्वी के परमाणु, पृथ्वी के परमाणु, पृथ्वी के परमाणु जिसको उन्होंने पार्थिव कहा, पार्थिव कहा। मतलब उनके अनुसार, महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु सिर्फ चार ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उनके अनुसार कि भैया जल के परमाणु जिनको वारुण कहा गया, और वायु के परमाणु जिनको वायव्य कहा गया, तेज के यानी अग्नि के परमाणु जिनको तेजस कहा गया, और पृथ्वी यानी पृथ्वी के परमाणु जिनको पार्थिव कहा गया। ये इन चार प्रकार के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पांचवा प्रकार नहीं है परमाणु का। उनके अनुसार कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ चार प्रकार के ही परमाणु पाए जाते हैं, जिनको हम वैशेषिक में पढ़ते हैं। चार प्रकार के परमाणु। अब अगर हमारे साइंटिस्ट, यानी कौन से साइंटिस्ट? आधुनिक साइंटिस्ट, अगर ये सिर्फ ये मानकर चले होते कि वास्तव में सिर्फ चार प्रकार के ही पृथ्वी पर, मतलब इस ब्रह्मांड में परमाणु पाए जाते हैं, तो उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसका अंत हो सकता था। उसमें हम ये बता सकते थे उसका वर्गीकरण करके कि देखो परमाणु सिर्फ चार ही प्रकार के प्राप्त होंगे, चाहे वो
चाहे मतलब जितने ज्यादा संख्या में प्राप्त हो जाए, लेकिन वो रहेंगे 4 ही प्रकार के। लेकिन हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने इस बात को नोटिस नहीं किया, तो इस कारण से आज भी हमारी पीरियोडिक टेबल स्थायी नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है। अभी उस पीरियोडिक टेबल में जब और ज्यादा तत्व ज्ञात होंगे और तमाम तत्व ज्ञात होंगे तो 118 के बाद भी रखने के लिए जगह बनानी पड़ेगी। और जो बनाए थे पीरियोडिक टेबल, उन्होंने जगह छोड़ करके ये बताया भी था कि भाई साहब अभी तक इतना ज्ञात है, लेकिन आगे और भी ज्ञात होंगे। तो मतलब अभी कितने परमाणु हमको प्राप्त हो जाएं, हम ये कभी भी उसका वर्गीकरण करके नहीं बता पाएंगे कि ये कितने प्रकार के हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में वो चाहे जितने ही संख्या में परमाणु प्राप्त हों, लेकिन वो होंगे सिर्फ 4 प्रकार के। आप पीरियोडिक टेबल खोल करके देखिए, पीरियोडिक टेबल में आपको सिर्फ 4 प्रकार के परमाणु ही मिलेंगे। चाहे वो परमाणु या तो वरुण मतलब जल के परमाणु होंगे, या फिर वो वायु के परमाणु होंगे, या फिर वो तेज यानी अग्नि के परमाणु होंगे, या फिर पृथ्वी के परमाणु। सिर्फ 4 प्रकार के ही परमाणु मिलेंगे। अगर हम चाहते तो एक पीरियोडिक टेबल ऐसी उस पीरियोडिक टेबल बना सकते थे, या ऐसा एक टेबल बना सकते थे जिसमें हम इसके आधार पर सभी परमाणुओं को बांट देते। तो उससे क्या हो जाता, उससे हो जाता ये कि हमारे परमाणुओं का वर्गीकरण फिक्स हो जाता, जो कि पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, क्योंकि उसमें हमें रोज रोज सुधार करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो 4 प्रकार के उन्होंने परमाणुओं के बारे में बताया। अब देखो, उसके बाद अगर मैं बात करूं गुरुत्वाकर्षण की, गुरुत्वाकर्षण की, तो एक बात बताइए, गुरुत्वाकर्षण के अनुसार क्या है, गुरुत्वाकर्षण है क्या? तो हमारे न्यूटन भाई साहब ने बताया कि कोई भी वस्तु अगर आप फेंकोगे तो पृथ्वी पर आके गिरती है। तो पृथ्वी पर कोई भी वस्तु ऊपर फेंकने के बाद नीचे क्यों आती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य करता है। एकदम सही बात। तो उन्होंने इस बारे में बताया, वो दृष्टा हैं, उन्होंने जाना, लेकिन उन्होंने नियम तो नहीं बनाया। नियम तो पहले से ही रहा ये बात का कि कोई भी वस्तु फेंकते तो नीचे आती थी। क्या जब न्यूटन पैदा नहीं हुए थे तो उसके पहले वस्तु फेंकने पर ऊपर चली जाती थी? नहीं। आप कहोगे नहीं सर, पहले भी जब न्यूटन पैदा नहीं हुए थे तब भी गुरुत्वाकर्षण का नियम था। बस वो दृष्टा हुए और उन्होंने देखा और उस नियम को लोगों को समझाया। लेकिन ये नियम के जो मेकर है वो न्यूटन नहीं है, ये पहले से था। तो उनके अनुसार यानी महर्षि कणाद के अनुसार अब बात को समझें। महर्षि कणाद ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण कुछ नहीं है, सिर्फ यह है कि कोई भी परमाणु अपने जैसे परमाणुओं के पास ही रहना चाहता है। बहुत ध्यान से सुनना। महर्षि कणाद ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण का कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना से है कि भैया कोई भी परमाणु अपने जैसे परमाणुओं के साथ रहना चाहता है। जैसे तुम हो इस पृथ्वी पर, जरा देखो, हिरण किसके साथ रहना चाहेगा? हिरण के साथ रहना चाहेगा। कुत्ता किसके साथ रहना चाहेगा? कुत्ते के साथ रहना चाहेगा। मनुष्य किसके साथ रहना चाहेगा? मतलब मानव, हम लोग समाज में रहना चाहेंगे। यही कारण है कि सभी जीव अपनी अपनी कॉलोनी बना के रहते हैं कि नहीं रहते? ये अपने ही समान लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। सेम उसी प्रकार ये चारों प्रकार के जो परमाणु हैं, ये भी अपने ही समान परमाणु के साथ रहना पसंद करते हैं या उनके पास रहते हैं। अब सीधी सी बात है, तो इनका आकर्षण किसकी तरफ होगा? इनका आकर्षण अपने ही समान परमाणुओं की तरफ होगा। जैसे एक व्यक्ति, मनुष्य का आकर्षण मनुष्य की तरफ होता है, कुत्ते का आकर्षण कुत्ते की तरफ होता है, उसी प्रकार यहां भी कार्य करता है कि भैया जल का परमाणु का आकर्षण जल की तरफ होगा, वायु के परमाणु का आकर्षण वायु की तरफ होगा। अब उन्होंने जब कहा कि भाई साहब गुरुत्वाकर्षण मतलब कोई भी वस्तु नीचे आती है, तो इसका कॉन्सेप्ट पहले से था। महर्षि कणाद पहले से बता दिए थे कि कोई भी परमाणु अपने समान गुणों वाले परमाणु के पास या अपने ही समान गुणों वाले पदार्थ के पास जाना पसंद करता है। अब जैसे न्यूटन के अनुसार आप देखें तो कोई हम जब गेंद फेंकते हैं पृथ्वी से, गेंद जब ऊपर फेंकते हैं तो वो कुछ समय बाद फिर नीचे कहां आती है? पृथ्वी पर। अब जरा गौर करें, ये जो गेंद बनी है किसके परमाणुओं से बन करके बनी है?
तो आप कहोगे सर ये जो गेंद बनी है ये पृथ्वी के परमाणु यानी कि पार्थिव परमाणुओं से मिलकर के बनी है, जो कि स्थूल का, जिनमें स्थूल का गुण पाया जाता है। अर्थात जी हां, उन्होंने इनके गुण भी बताए। गुण कैसे बताए कि जो पृथ्वी के परमाणु हैं इनमें स्थूल का गुण पाया जाता है, स्थूल का, जैसे ठोस का, स्थूल का गुण पाया जाता है। जो तेज के परमाणु हैं इनमें कौन सा गुण पाया जाता है? इनमें ओज मतलब जलाने का गुण पाया जाता है, प्रकाश का गुण पाया जाता है, दाह का गुण पाया जाता है। किसका किसका? प्रकाश का गुण पाया जाता है और दाह मतलब जलाने का गुण पाया जाता है। सबके गुण हैं जी। अगली बात करें वायु के परमाणु, इनमें कौन सा गुण पाया जाता है? तो वायु के जो परमाणु हैं मेरे साथियों, वायु के परमाणु में एक गुण पाया जाता है स्पर्श का, क्योंकि वायु के परमाणु को ना तो आप सूंघ सकते हो ना तो आप देख सकते हो, सिर्फ स्पर्श कर सकते हो। तो वायु के परमाणुओं में स्पर्श नामक गुण पाया जाता है, स्पर्श का गुण पाया जाता है। और जल के परमाणु में क्या पाया जाता है? जल के परमाणु में क्या पाया जाता है? कोई बच्चा मुझे बता दे। नहीं पता, कोई परेशानी नहीं। जल के परमाणुओं में रस नामक गुण पाया जाता है, मतलब बहने का गुण पाया जाता है, रस नामक गुण पाया जाता है। तो इन सबके गुण बताए। और पृथ्वी के पास स्थूल का गुण और साथ में गंध का गुण भी पाया जाता है। पृथ्वी गंध का गुण ग्रहण करती है। तो ये तो बड़ी डीप चर्चा होगी, कभी मैं इस पर चर्चा करूंगा, इस वाले पर कभी चर्चा करेंगे। अभी हमारी चर्चा यहां थी कि अगर मान लो पृथ्वी से हम एक गेंद फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो गेंद कुछ देर बाद फिर नीचे आकर के गिरती है। वो गेंद किससे बनी हुई है? वो पार्थिव परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई है, पृथ्वी के परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई है, स्थूल परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई है। किससे? स्थूल परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। तो वो किधर जाना पसंद करेगी? पृथ्वी की तरफ आना पसंद करेगी, वो ऊपर नहीं जाएगी। एक कॉन्सेप्ट सीधा सीधा ये है इसके पीछे का। क्यों? क्योंकि वो अपने ही समान परमाणुओं वाले पदार्थ के पास जाना पसंद करेगी। अच्छा, अगर दूसरी बात मैं करूं कि चलो ठीक है, न्यूटन के अनुसार गेंद फेंकते हैं तो नीचे आता है, किसी मनुष्य को फेंकते हैं तो मनुष्य भी किससे बना है? पृथ्वी के परमाणुओं से बना है, नीचे आता है। अब अगर कोई पूछ देता कि न्यूटन भाई साहब, अच्छा ये बताइए कि जो वायु, जो हम मोमबत्ती जलाते हैं, क्या जलाते हैं? मोमबत्ती। मोमबत्ती कौन कौन जलाता है? अगर हम मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो मोमबत्ती को अगर आप देखें तो मोमबत्ती में जब प्रकाश उत्पन्न होता है, मोमबत्ती में जब प्रकाश उत्पन्न होता है तो मोमबत्ती की लौ ऊपर क्यों जाती है? मोमबत्ती की लौ नीचे क्यों नहीं आती? मोमबत्ती की लौ ऊपर क्यों जाती है? मोमबत्ती की लौ नीचे क्यों नहीं आती? जो हो मतलब अगर गुरुत्वाकर्षण का काम नियम हर जगह काम करता है तो यहां भी काम करना चाहिए, इस लौ को नीचे की तरफ जलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये लौ ऊपर की तरफ इसलिए जाती है क्योंकि ये किससे बनी है? इसके परमाणु किसके परमाणु हैं? तो भैया इसके परमाणु, लौ के परमाणु अग्नि के परमाणु हैं। अग्नि के मतलब तेजस के परमाणु हैं। किसके? अग्नि के, तेजस के, प्रकाश के परमाणु हैं। अब प्रकाश के परमाणु हैं, अग्नि के परमाणु हैं, तो सबसे ज्यादा अग्नि और प्रकाश कहां है इस पूरे ब्रह्मांड में? तो इनका स्रोत कहां है? अपने स्रोत के पास जाना पसंद करेगा, अपने ही समान पदार्थ के पास जाना पसंद करेगा। तो सबसे ज्यादा आग, तेज, सबसे ज्यादा प्रकाश किस में है? तो सबसे ज्यादा तो सर सूर्य में है। किस में है? सूर्य में है। तो यही कारण है कि यह सूर्य की तरफ जाना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य के जो परमाणु हैं वो भी अग्नि के परमाणु हैं और वही इनका स्रोत है। तो ये अपने स्रोत की तरफ जाना पसंद करेंगे। अब मुझे अगर कोई पकड़ के उछाल दे तो मेरा स्रोत क्या है? ये पृथ्वी है, मैं पार्थिव परमाणुओं से बना हूं, यह इस कारण से मैं सीधा पृथ्वी पर आकर के गिरूंगा। तो न्यूटन दृष्टा है, न्यूटन ने देखा है, चीजों को समझा है। वो मेकर नहीं है, उन्होंने बनाया नहीं है, नियम पहले से था। सब अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, उन्होंने भी व्याख्या करी थी। लेकिन हमारे वैशेषिक पुस्तक में महर्षि कणाद ने बताया कि अगर गेंद है तो वो पार्थिव परमाणुओं से बनी है, इसलिए वो नीचे आएगी, गेंद ऊपर नहीं जाएगी। जबकि मोमबत्ती पे जलता हुआ प्रकाश की लौ हमेशा ऊपर की तरफ इसलिए जाती है क्योंकि उसका स्रोत कहां है? ऊपर है, सूर्य में। सबसे ज्यादा तेज वही है, वो तेज के परमाणु है, तेज की तरफ जाना चाहेंगे। हवा के परमाणु पृथ्वी पर क्यों नहीं आते? उनमें गुरुत्वाकर्षण नहीं कार्य करता। क्यों? क्योंकि वो हवा एक अलग प्रकार के परमाणु है, उसको जब भी छोड़ोगे तो वो अंतरिक्ष में जाएगा, वो वायुमंडल में जाएगा, क्योंकि वायुमंडल ही हवा का स्रोत है। तो वो कभी पृथ्वी पर नहीं आएंगे। जब भी तुम गैस छोड़ोगे वो चारों तरफ फैल जाएंगे, क्योंकि उनका स्रोत क्या है? वायुमंडल। वो वायुमंडल में फैले हुए हैं। इस तरह से बताया गया, इस तरह से समझाया गया। जल्दी बताइए, समझ गए?
अच्छा, इतनी बात समझ गए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत के अनुसार से। अब परमाणु के बारे में अगर देखा जाए तो परमाणु के बारे में उन्होंने बताया, इसकी व्याख्या करी वैशेषिक पुस्तक में महर्षि कणाद ने। उन्होंने कहा कि परमाणु इंद्रिय गोचर नहीं होता। इंद्रिय गोचर, इंद्रिय गोचर, इंद्रिय गोचर नहीं होता। इंद्रिय गोचर नहीं होता का मतलब क्या हुआ? अब ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा। इंद्रिय गोचर का मतलब जिसको इंद्रियों द्वारा हम जानकारी ना प्राप्त कर सके, पांचों इंद्रियों द्वारा जानकारी ना प्राप्त करें, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ द्वारा जानकारी ना प्राप्त कर सकें, वो इंद्रिय गोचर नहीं होता। ठीक है, तो भैया इनके द्वारा हम जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए परमाणु इंद्रिय गोचर नहीं है। क्लियर, समझ गए? अगली बात करें। फिर उन्होंने कहा यह सूक्ष्मता की अवधि है, सूक्ष्मतम अवधि, सूक्ष्मता की अवधि, सूक्ष्मता की अवधि है। जो परमाणु है ये सूक्ष्मता की अवधि है। परमाणु जो है वो सूक्ष्मता की अवधि है। मतलब परमाणु जो है इतना छोड़ रहा है कि इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, ये सूक्ष्मता की अवधि है, उन्होंने कह दिया। तो भैया अगर इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता तो परमाणु जब विभाजित करोगे तो वो परमाणु के भाग होंगे, ना कि वो परमाणु होंगे। अर्थात परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य था, परमाणु अविभाज्य रहेगा। हम कहते हैं परमाणु को विभाजित किया गया, ना ना, वो परमाणुओं के भाग को आप अलग कर दोगे लेकिन वो परमाणु तो नहीं रहेगा। अगर आपको एक परमाणु चाहिए तो वो अविभाज्य ही रहेगा, उसे आप विभाजित नहीं कर सकते। वो सूक्ष्मतम अवधि, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने बताया कि ये सूक्ष्मता की अवधि है। ठीक है, तो ये सूक्ष्मता की अवधि है। उन्होंने कहा सूक्ष्मतम विभाग है। क्या है? सूक्ष्मतम विभाग है, सूक्ष्मतम विभाग, इससे छोटा कोई भाग नहीं। अब हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों ने कहा, उनको बात नहीं हजम हुई। उन्होंने कहा कि जो परमाणु है इसको विभाजित किया जा सकता है। उन्होंने विभाजित कर दिया। किसमें विभाजित किया? उन्होंने विभाजित किया किसमें? उन्होंने विभाजित किया परमाणु को छोटे छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित जरूर कर दिए, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉन परमाणु नहीं है, वो उसका भाग हो सकता है। प्रोटॉन परमाणु नहीं है, ये उसका भाग हो सकता है। न्यूट्रॉन परमाणु नहीं है, ये उसका भाग हो सकता है। अगर आपको एक परमाणु चाहिए, वो भी परमाणु के गुणों से लैस, तो आप उसका विभाजन नहीं कर सकते। तो परमाणु अविभाज्य है, बहुत छोटा है, सबसे छोटी से छोटी अवधि है, इसलिए परमाणु विभाजित नहीं हो सकता। आप उसके भाग को काट करके अलग निकालोगे तो वो परमाणु नहीं प्राप्त होगा। एक परमाणु जब भी आपको प्राप्त करना होगा तो उसके अंदर ऑलरेडी आप भले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कल्पना करो, सोचो, लेकिन वो विभाजित नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, किन्होंने? महर्षि कणाद ने। उन्होंने कहा कि ये तीन गुणों से लैस है, वही तीन गुण जो ये आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे हैं। एक गुण ऐसा है जो निगेटिव है, एक गुण ऐसा है जो पॉजिटिव है, और एक गुण ऐसा है जो न्यूट्रल है। अर्थात उन्होंने तीन गुणों से लैस परमाणु को बताया कि परमाणु तीन गुणों से लैस होता है, तो आपने उसको, उसके गुणों को विभाजित किया। तीन गुण कौन कौन से? उन्होंने कहा कि भैया सतगुण, सतगुण, ठीक है, उसके बाद तमगुण और रजोगुण। इस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया कि निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव मतलब निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज मतलब तमोगुण का व्यापक, मतलब व्यापक, या फिर एक तरह से ये कह दो कि तमोगुण को धारण करने वाला निगेटिव चार्ज। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा, वास्तव में कोई आज तक इलेक्ट्रॉन देखा थोड़ा ना है। आपको क्या लगता है कोई इलेक्ट्रॉन देखा होगा? ये सिर्फ कल्पनाएं हैं जी, हमारे दिमाग में उत्पन्न की गई सिर्फ कल्पनाएं हैं। आज तक किसी ने इलेक्ट्रॉन नहीं देखा, कैसे कक्षा में घूमता है वो सिर्फ कल्पना है। आज तक वास्तविक में कोई कक्षा नहीं देखा। आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो बता सके कि परमाणु किस तरह दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉन किस तरह दिखाई देता है। ये सब कल्पनाएं हैं प्रयोग के आधार पर। और वही बात तो हम कह रहे हैं, वही बात तो वैशेषिक में कहा गया कि इनके पास भी परमाणु जो होता है वो तीन गुणों से लैस होता है, निगेटिव यानी तमगुण, पॉजिटिव यानी सतगुण और न्यूट्रल यानी रजोगुण।
3 गुणों से लैस होता है। इस पर और विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे और यही 3 गुण हर जगह पाए जाते हैं। फिर उन्होंने इसकी व्याख्या प्रकृति से की प्रयोग के आधार पर, लेकिन अब इसको यहीं पर थोड़ा सा रोकेंगे। और हमारी बात चल रही थी कि इंद्रिय गोचर परमाणु नहीं होता, सूक्ष्मतम अवधि होती है, सूक्ष्मतम विभाग होता है। क्लियर, यहां तक समझ गए। फिर उन्होंने बताया कि जैसे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनके अनुसार परमाणु क्या होता है, परमाणु के अंदर 3 गुण होते हैं, त्रिगुण। परमाणु को उन्होंने त्रिगुण कहा, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उन्होंने इसको कहा परमाणु त्रिगुण है, तम गुण सतगुण रजोगुण, उन्होंने त्रिगुण कह दिया। लेकिन वास्तव में अगर एक परमाणु आप प्राप्त करोगे वो त्रिगुण लैस होगा, मतलब तीनों गुणों से परिपूर्ण होगा, अलग अलग नहीं होंगे। तो परमाणु कभी विभाजित नहीं हो सकता। अगर आपको एक परमाणु चाहिए तो ये तीनों गुण भी चाहिए उसके साथ में। ये 3 गुण, ये 3 शक्तियां हैं जिनका आलंबन लेकर के आज बड़े बड़े परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं। इन्हीं शक्तियों का आलंबन लेकर के बनाया जा रहा है। इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है आपके मिसाइलों पर, उसको भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम आते हैं और क्या कहा उन्होंने परमाणु के बारे में, छोटी छोटी चीजें और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा जो परमाणु है यह आपस में मिलकर के द्वणुक का निर्माण करता है। उन्होंने कहा जो परमाणु है ये आपस में मिलकर के द्वणुक बनाता है। द्वणुक मतलब दुई परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो द्वणुक बनता है। और फिर उसने बनाया त्रस रेणु का कॉन्सेप्ट दिया कि भैया यही जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो द्वणुक से त्रस रेणु, और फिर त्रस रेणु से आपस में जुड़ते जुड़ते संपूर्ण पदार्थ का निर्माण हो जाता है। और वो पदार्थ कैसा होता है, वो पदार्थ हमें दृष्टिगोचर होता है। कैसा होता है, दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर अर्थात हमें दिखाई देता है। संपूर्ण पृथ्वी बनती है, संपूर्ण वायु, संपूर्ण अग्नि बनती है और हमें सब कुछ दिखाई देता है। जल का तालाब बनता है, सब हमें दिखाई देता है। और इन्होंने कहा कि ये जो इन परमाणुओं से बने हुए पदार्थ हैं, यानी जो 4 प्रकार के परमाणु बनाए, इन 4 प्रकार के परमाणुओं को जब हम द्वणुक, त्रसरेणु और जोड़ते चले जाते हैं तो ये चारों चीजें प्राप्त हो जाती हैं। यदि अग्नि के परमाणु को जोड़ते चले गए द्वणुक, त्रसरेणु, और उसके बाद फिर चौथा पांचवा जोड़ते चले गए तो अग्नि दिखाई देने लग जाती है, मतलब दृश्य रूप में प्रकट हो जाती है। इसी तरह वायु के परमाणुओं को जोड़ते गए तो आंधी आ जाती है। इसी तरह हम जल के परमाणुओं को जोड़ते चले गए तो हमें जल प्रकट रूप में, मूर्त रूप में सामने आ जाता है। पृथ्वी के परमाणुओं को जोड़ते गए पृथ्वी मूर्त रूप में प्रकट हो जाती है, सामने दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि इनके पास दूसरे के गुणों को आरोपित करने का, दूसरे के गुणों को ग्रहण करने का भी गुण पाया जाता है। मतलब एक दूसरे के गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। ये एक दूसरे के गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। इनमें एक दूसरे के गुणों को ग्रहण करने का गुण पाया जाता है, जिस कारण से विभिन्न प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। लेकिन वास्तविकता में इस दुनिया में सिर्फ 4 ही प्रकार के परमाणु होते हैं। अब चर्चा शायद ज़्यादा लंबी जा रही है। मैंने इस पे 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए सोचा था, 24 मिनट हो गया साथियों। तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम और डिटेल से इस पे चर्चा करेंगे, परमाणु पर, वैदिक रसायन पर। अगर आप चाहते हो कि हम वैदिक रसायन के कॉन्सेप्ट भी सीखें तो आप कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। साथियों, इस छोटे से वीडियो बनाने के लिए कम से कम बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैशेषिक पुस्तक पता नहीं कहाँ से ला के पढ़ना पड़ता है। तो एक बार मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।